हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी में। दोस्तों, आज की तारीख है 24 अप्रैल। आज से 52 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसे अगर मैं भारत के संविधान का सबसे बड़ा फैसला। उस फैसले से कुछ चीजें निकली, जैसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डॉक्ट्रीन था, सिद्धांत था, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन या आधारभूत संरचना सिद्धांत या बहुत से लोग मूलभूत संरचना सिद्धांत कहते हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। थंबनेल से आप समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन पे ही बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस जड़ की जहां से निकल कर ये सिद्धांत आया। हम बात करेंगे उस भावना की जहां से निकल के ये सिद्धांत आया और भारत के संविधान को और खासकर जुडिशरी को सशक्त किया, भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। हम बात करेंगे उस असल की, शक्ति संतुलन की बात होती है ना, संसदीय सर्वोच्चता बनाम न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हम इस पे बात करेंगे। बहुत सारे विषयों पे बात होगी, बहुत सारे केसेस पे बात होगी। तो अपनी बात शुरू करते हुए मैं शुरुआत में बताता चलूं आपको कि स्टडी IQ-IAS में जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच चल रहा है वो आज 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक भी होगा, आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आपको। खैर, और अगर मैं बात करूं कोर्सेज की, शानदार कोर्सेज की, 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे था, तो आप सभी निश्चित तौर पर सिविल सेवक बनना चाहते हैं, नहीं भी बनना चाहते हैं, फिर भी कम से कम अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बात की जाए अपने मुद्दे की, जिसपे हम लोग आने वाले हैं। कैसे शुरू हुआ? ठीक है, हाउ ऑल इट स्टार्टेड, कैसे शुरू हुआ? देखिए, हम सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को भारत में जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान शानदार तरीके से बनके आत्मार्पित किया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हुआ। ठीक है, और हम गणतंत्र बने। क्या बने? गणतंत्र बने। 51-52 में जब पहली बार नेहरू जी की सरकार आई, बड़े ही बहुमत के साथ सरकार आई थी। निश्चित तौर पे उस सरकार के बहुत से समाजवादी लक्ष्य थे। उन समाजवादी लक्ष्यों में एक लक्ष्य यह था कि भारत में जो भी शोषित वंचित तबका है उनकी बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकें। कैसे कर सकते थे? बात यह थी कि जब देश आजाद हुआ तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास हजारों हजार एकड़ जमीन थी, बहुत सारी जमीन थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास तिल तक की जमीन नहीं थी, तिल रखने तक की जमीन नहीं थी। अब ऐसे में अगर आप समाजवाद की बात करेंगे तो समाजवाद क्या कहता है कि धन का संकेंद्रण ना हो, रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, और सरकार यह सुनिश्चित करे। 39B 39C, अनुच्छेद 39B और 39C में ये बातें दी हुई हैं। और TPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में यह बात एकदम स्पष्ट थी। और नेहरू और उनकी सरकार ये जानते थे कि अगर हमको एक बेहतर समाजवाद को पुष्ट करती हुई सरकार अगर लानी है तो हमें लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार करने पड़ेंगे। ठीक है, भूमि सुधार करने पड़ेंगे तो खैर कांग्रेस का निर्वाचन होता है वहां पे। ठीक है, 39B 39C में निहित जो समाजवादी लक्ष्य थे उनको सुनिश्चित करना चाह रही थी। इस दौरान भूदान, ग्रामदान जैसे आंदोलनों के बारे में आपने सुना होगा। आचार्य विनोबा भावे के बारे में आपने निश्चित तौर पे सुना होगा। उससे पहले मैं बात करूं तो कृषि सुधार समिति भी थी 1949 में। जेसी जो कुमारप्पा थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके बारे में आप जान रहे होंगे। दरअसल ये सभी जो अवयव हैं, चाहे वो भूदान आंदोलन हो, ग्रामदान आंदोलन हो, कृषि सुधार समिति जो हो, अगर इन सब की बात की जाए तो ये सब के सब एक ही दिशा में काम कर रहे थे कि भारत में, ठीक है, भारत में जो जमीन का आवंटन है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, इवन किया जाए। अब बात यह है कि अगर आप समाजवादी दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप भी यही सोचेंगे कि नहीं यार, किसी के पास 1000 एकड़ है, किसी के पास 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं है, तो थोड़ा सा बीच का कुछ रास्ता खोजा जाए। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचिए कि वो 1000 एकड़ वाले अगर आप हैं, तो आप आज भी, मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूं, आप भारत के 100 लोगों से पूछेंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने जमीन का 1 इंच भी किसी को फ्री में देना चाहेंगे? कोई नहीं देना चाहे। भारत तो आजाद हुआ था। बहुत सारे लोग कांग्रेस या जो कांग्रेस सरकार थी, मंत्री थे, उनके समर्थन में थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपनी पुरखों की जमीन कौन ऐसे ही दे देना चाहेगा?
फिर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स भी आने लगे, बहुत सारे सुधार आने लगे, इन सुधारों पे बहुत बात होने लगी, है ना भाई। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है और सरकार क्या कर रही है, आपकी संपत्ति आपसे छीन रही है। यद्यपि वो देश सेवा के लिए आपसे ले रही है, ठीक है, समाजवाद को प्रॉपर आगे बढ़ाने के लिए ले रही है, लोगों के हित के लिए ले रही है, शोषित वंचित तबके के लिए ले रही है, लेकिन आपका निजी वो हिस्सा है ना, तो निश्चित तौर पे आपत्तियां होगी, आपत्तियां हुई उस पर। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण संपत्ति के मालिक अदालत चले गए। अदालत में जाने का मकसद क्या था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी इज आवर फंडामेंटल राइट। तो सरकार क्यों इस प्रकार से बिहेव कर रही है। अब देखिए, जब बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई तो एक चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट काम करती है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है उस पर काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज लिखी गई है अगर उसी प्रकार उसका पालन किया जा रहा है तो ठीक है, पालन नहीं किया जा रहा है तो उसका अगेंस्ट में जाएगा। यहां पालन नहीं किया जा रहा था, यहां पे पालन नहीं किया जा रहा था। होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भूमि सुधारों को अवैध घोषित कर। अगर आपके संविधान में लिखा है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो आप किस प्रकार से इस अधिकार को कर्टेल कर सकते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द स्टेट। अब इसको कैसे कर्टेल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे यहां पे जो न्यायालय था वो गलत नहीं था, उसके पास जो प्रमाण है उसके हिसाब से वो सही मान रहा था। बात किया जाए तो अब सरकार, देखिए टसल अब धीमे धीमे आगे बढ़ेगी। अभी तक तो दोनों एक पटरी पे चल रहे हैं भाई। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रही, कुछ नियम ला रही है, और सरकार की बात पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत अलग नहीं जा रहा है। लेकिन जब टसल शुरू होगी तब आपको एक खेल दिखेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना कि खेला होगा, ठीक है। 1951 और 1952 में संसद ने क्रमशः पहला और चौथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पेश किया, ठीक है। क्या हुआ कि 31A 31B अनुच्छेद 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। जब मैं संपत्ति का अधिकार कह रहा हूं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि पहली बात तो कि इस वीडियो को बाकी लोगों पे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अभी बताइए, तुरंत कॉपी साइड में रखिए, अभी बताइए कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था वो कब हटा। इस डिस्कशन में हम कई बार बात करेंगे, लेकिन फैक्चुअली वो कब हटा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें मैं होमवर्क के तौर पे देता रहूंगा, करते रहना थोड़ा सा यार, ठीक है। तो 31A और 31B जोड़ा और क्या कहा गया, 31A और 31B के साथ सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया कि सरकार संपत्ति के अधिकार को कुछ विशिष्ट कारणों के तहत एब्रोगेट कर सकती है, मतलब आपसे ले सकती है, छीन सकती है, ठीक है। एब्रोगेट शायद सही वर्ड नहीं है, मतलब संपत्ति के अधिकारों को वहां पे थोड़ा सा वो कर्टेल कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, भूमि कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल जो है उसको जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया कि जितने भी ऐसे कानून हैं जो भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं, जिन पे आपत्तियां की जा रही हैं, उनको किस में डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल को डाल दिया जाए, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे, न्यायिक समीक्षा के दायरे के बाहर थे। और बहुत सारे स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक भाई। सबको अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसमें कहीं ना कहीं जो शोषित वंचित तबके थे उनको भी जगह देनी थी और अपने भी एवेन्यूज को बढ़ाना था, अपने भी क्षेत्राधिकार को बढ़ाना था, तो उन्होंने उसको भी जोड़ा उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही 19(1)G जो जोड़ा गया, उसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यापार को अधिग्रहण कर सकती थी सरकार। तो अगर कोई ऐसा व्यापार है जो सरकार को लगता है कि वो भूमि सुधार के तहत हटा दिया जाना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, घटा दिया जाना चाहिए, सरकार कर सकती। ये 51 और 52 में हो गया था, संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा हो गया था। तो यहां तक तो कुछ गलत नहीं हो रहा था, लेकिन होना था। क्यों? क्योंकि आप समझिए इस बात को कि आज वर्षों बाद हम इसकी बात कर रहे हैं, इतिहास हो चुका है ये, लेकिन जिनकी जमीनें जा रही थी, जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे अभी हम एक केस की बात करेंगे, आईसी गोलकनाथ परिवार के जो भाई जिन्होंने केस किया था, भाई उनके पास 500 एकड़ जमीनें थी। उन 500 एकड़ जमीनों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 500 एकड़ जमीनों की अगर बात करूं, तो उनमें से कहा गया कि सिर्फ 30 एकड़ अपने पास रखो, उतना काफी है, बाकी सरकार इस्तेमाल कर लेगी। अब अगर आप उनकी जगह होते
कोई और भी होता, भारत का कोई भी नागरिक विरोध करता है यार, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी यही है। देखो हर जगह ना सिद्धांत को लाना जरूरी नहीं होता है, यथार्थवाद की अगर बात की जाए, और फिर जब मैं तो हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं तो मैं प्रेमचंद के भोगे हुए यथार्थ की बात करता हूं, तो निश्चित तौर पर जमीन के चक्कर में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, कौन अपनी 470 एकड़ जमीन दे देगा। खैर, तो ऐसे मुद्दे आए, हुआ क्या, हुआ ये कि जनता जो है वो बगावत पे आ गई, भारत में लोग आक्रोशित हो गए कि ये क्या है यार, तुमने संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार बताया, फिर हमारे बाप दादाओं की जो संपत्ति है उसको तुम कॉन्फिस्केट कर रहे हो, कट कर रहे हो, ले रहे हो, दान तक सही था, भूदान ग्राम दान तक सही था, ये छीने लेना कैसे, ये तो सही नहीं है, ठीक है, ये तो सही नहीं है, इसका विरोध हो रहा था। खैर, बात क्या हो गई, दो केसेस यहां पे आते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ये दो केस हैं, हम सारे केसेस की बात करेंगे। कुल मिला के ये जो दो केस थे, ये केस इससे जुड़े हुए थे, और इस केस के दौरान जो न्यायालय था वो अभी तक सरकार के समानांतर ही चल रहा था, अभी कोई टसल हमें वहां पर नहीं दिखती, कोई भी टसल नहीं दिखती। पता क्या है, जो न्यायालय है वो कहता है कि संसद को किसी भी कानून में संशोधन करने का अधिकार है, भले ही इसका मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव। पार्लियामेंट कैन डू वॉट एवर इट वॉन्ट टू डू, फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ रहा है, हमें अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, करना चाहे सरकार कर सकती है, ठीक है। अभी मैं सज्जन सिंह तक केस की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां से चीजें बदलेंगी, यहां से थोड़ा सा ना बातें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी देख लेते हैं। इस दौरान देखो यार, जब भारत की ही नहीं विश्व में आपने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में, बहुत सारे देशों, राज्यों, राजनयिकों के बारे में पढ़ा होगा, एक चीज आपने समझा होगा कि कभी भी कोई एक डिबेट जब मजबूत होती लगती है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स देते हैं, कुछ ऐसे बिंदु रखते हैं जो उस डिबेट, उस विवाद के अगेंस्ट में आ जाते हैं और एक नया बिंदु रखते हैं। एक बिंदु नया रखा गया कि क्या संविधान संशोधन जो है, ठीक है, वो अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत कानून है। अगर कानून है, ठीक है, अगर अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत कानून है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिटेल में बता देता हूं आपको। इसमें क्या है कि बात इसमें यह शुरू हुई कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत अगर कानून है, ठीक है, जो 368 के तहत संविधान संशोधन हो रहा है, अगर वो अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के तहत कानून है तो संविधान संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन है कि नहीं है, इस पे डिबेट थी, कंफ्यूजन की स्थिति थी। ऐसे में आता है आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस, आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब। 6:5 जो आपको दिख रहा है, ये जजेस का नंबर है, क्योंकि जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ता गया, जजेस की बेंच बढ़ती गई, ठीक है। 11 जजेस थे और हमेशा इसको ऑड रखा जाता है ताकि रिजल्ट निकल सके, वरना तो पता चला कि 10 रखे गए, 5-5 एक ही पक्ष में, रिजल्ट ही कुछ नहीं निकला। तो ये 6-5 का एक जजेस का पैनल था, 6 ने इसके पक्ष में क्या कहा। यहां पे बेसिकली अगर मैं कहूं तो यहां से टसल शुरू होती है, यहां से वो बिंदु शुरू होता है, यहां पे सरकार कहती है कि अच्छा ठीक है, गुत्थम गुत्था करते हैं उसमें, ठीक है। तो संविधान में कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अधीन है, के अधीन है, और संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। जब मैं ये आपको समझा रहा हूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अनुच्छेद 12 पढ़िए, अनुच्छेद 13 पढ़िए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़िए, पढ़ते जाइएगा, और अनुच्छेद 12 और 36 को अलग अलग पढ़िएगा कि 36 में स्टेट और 12 में स्टेट क्यों दिया हुआ है, और 13 को तो जरूर पढ़िएगा क्योंकि आज जो हम लोग बात करेंगे वो 13 के अधीन सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो संविधान में कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 के अधीन है, संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। यदि आवश्यक हुआ, अगर ऐसा कुछ लगा, तो संविधान सभा को आह्वान किया जाएगा, मतलब नई संविधान सभा बुलाई जाएगी। कई बार इस तरह की बातें हो चुकी हैं, जब अनुच्छेद 370 की बात हो रही थी तो भी इस तरह की डिबेट चली थी, ठीक। तो उस समय तो डिबेट खैर चल ही रही होगी कि भाई ठीक है, नई संविधान सभा बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब इसमें क्या है, इसमें पहली बार देखिए यहां पे एक इतिहास रचा जा रहा है। आप स्क्रीन पे जिस व्यक्ति का नाम देख रहे हैं, एमके नाम्बियार, जो अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी थे भारत के, उन्होंने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर एज अ टर्म इस्तेमाल किया।
उन्होंने बोला कि क्यों ना हम कुछ डिफाइन कर लें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है, उसके अधीन बातें होंगी। यद्यपि वो सरकार के प्रतिनिधि थे, तथापि आप शायद से उन्होंने उस जिन्न को खुला छोड़ दिया था जिसने बाद में सरकार को बहुत परेशान किया। या आप कह सकते हैं कि सरकार कई बार अगर गलत जाना चाह रही थी तो उसको सही रास्ते पे लेके आया। यस, बेसिक स्ट्रक्चर। तो मूलभूत या आधारभूत ढांचा या मूल संरचना का जो पहला सिद्धांत था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पहली बार प्रयोग M.K. नाम्बियार जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने IC गोलकनाथ मामले में किया। ठीक है, हालांकि निर्णय का हिस्सा यह नहीं था, पर इस पे बात हुई थी। देखो, बात होना बहुत जरूरी होता है ना, कि बात हुई तो दूर तलक जाएगी। तो बातें होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपने वीडियो देखा ना, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो होमवर्क देता जा रहा हूं वो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। ठीक है, अब फिर से कह रहा हूं कि अनुच्छेद 13 के 1, 2, 3, 4 क्या क्या हैं, आप कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है। और कहीं अगर कॉपी पेन हो तो नोट भी करते रहिए। मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में कहता हूं कि कान सेन बन के सुनो, समझो, देखो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से टसल शुरू होती है असल जंग कि पार्लियामेंट ऊपर या जुडिशरी ऊपर। ठीक, पार्लियामेंट ऊपर या जुडिशरी, कौन ऊपर? और सच्चाई तो यह है कि अगर सच्चे लोकतंत्र की बात की जाए, गणतंत्र की बात की जाए, तो सब समान रूप से अपना काम करें, पृथक रूप से अपने अपने काम को अच्छे से अंजाम दें। लेकिन यहां से एक टसल शुरू हो। ठीक है, कैसे शुरू होती है? सरकार संविधान संशोधन ले आती है। देखिए, सरकार हमेशा से इस बात को लेकर क्लियर थी कि हम जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद द सिटीजन। हम जनता के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें 24वां, 25वां, 26वां, 29वां कुछ संविधान संशोधन लाते हैं। सरकार कहती है कि देखिए, हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांतों को मानते हैं, उनके तहत ही हम ये बदलाव कर रहे हैं। आपको पीडीएफ शायद इसको पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूंगा। बढ़ दे रहा हूं इसलिए कि 24वें संविधान में क्या कहा गया कि 24वें संविधान संशोधन का तो इसके जस्ट बाद में हम डिस्कस करेंगे, पर शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि 24वें संविधान संशोधन में सरकार ने खुद को ही मजबूत कर लिया कि हम जो चाहें अमेंड कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। डिटेल में इसकी बात करूंगा, बाकियों को पढ़ लेता हूं। 25वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि संपत्ति के अधिकार को हम कम कर सकते हैं, सरकार चाहे तो संपत्ति के अधिकार को थोड़ा कम कर सकते। 26वें में क्या, जो प्रिवी पर्स था, शाही भत्ता था, भाई लोगों को तो ये लग रहा था कि ठीक है यार, हमारे लिए काम कर रहे हैं, शाही भत्ते को कम कर रहे हैं। बैंकों का नेशनलाइजेशन, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो भी इसी दौरान हुआ। तो सरकार तो समाजवादी सिद्धांतों के तौर पे ये बदलाव ला रही थी। ठीक है, वो तो एक बड़ा धड़ा अलग जुडिशरी को समझने वाला प्रबुद्ध नागरिकों का जो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत है दया, कुछ तो गलत है ना, कुछ चीजें उनको ठीक नहीं लग रही थी। कुल मिला के इसीलिए ये बहस चल रही थी। आ जाते हैं 24वें संविधान संशोधन पे। क्या होता है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 4, ठीक है, अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 4 है उसको जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 13 न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति जिसमें है वो संवैधानिक संशोधनों पे लागू नहीं होता और राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर सहमति देने के लिए बाध्य है। अब देखो, जो लास्ट वाली लाइन है कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पे सहमति देने के लिए बाध्य हैं, ये तो है, ये अभी भी चलता है। उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो कि न्यायपालिका की समीक्षा की शक्ति खत्म कर दी कि अगर सरकार बहादुर संविधान में कोई संशोधन करेगी तो जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती। और ये जो न्यायिक समीक्षा की बात है ना, एक जज हैं जस्टिस खन्ना, उनकी बात करूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया था कि जब हमारा समय आएगा तो यहीं पे लोहा, मैं यहीं पे हथौड़ा चलाऊंगा। ठीक है, यहीं पे लोहा गर्म है, यहीं पे हथौड़ा चलाऊंगा। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधनों पे लागू नहीं होती है और राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पे सहमति देने के लिए बाध्य हैं। और क्या है, इसने एक और बात क्या की कि देखो, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों और समाजवादी सिद्धांतों का ही टसल था। समाजवादी सिद्धांत आपको सर्वथा सबसे ज्यादा दिखेंगे किसमें? नीति निदेशक तत्वों में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। और मौलिक अधिकार तो खैर वहीं भाग 3 में। ठीक है, तो भाग 3 और भाग 4 की टसल ही थी ये। आप भाग 3 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को मान सकते हो, भाग 4 के पक्ष में सरकार बहादुर को मान सकते हो। खैर, तो इसमें एक चीज और पुष्ट किया गया कि 31C और साथ में 39B और 39C, ठीक है, कि जो धन के संकेंद्रण की बात करते हैं, संसाधनों रिसोर्सेज के बंटवारे की बात करते हैं, उसको अनुच्छेद 14 और 19 पे वरीयता दी गई।
उसको अनुच्छेद 14 और 19 पे वरीयता दी गई। कुल मिला के सरकार बहादुर ने जिस पॉइंट को प्रूव करना चाहा था उसको 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कर लो गुरु, हमने तो अपना पत्ता चल दिया। पर ऐसे कैसे चलेगा। अब आता है केशवानंद भारतीवाद, पर यहां पे आने से पहले थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। अभी तक जितने भी मामले थे ना, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलखनाथ, ये सभी मुद्दे जमीन से जुड़े हुए थे। केशवानंद भारती भी जमीन से जुड़ा हुआ था। केरल में एक हिंदू मठ है, एडनीर मठ नाम से, ये उनके संत थे और बेसिकली ये जो उनकी आश्रम की जो जमीन थी उसके कॉन्फिस्केशन से जुड़ा था कि भाई सरकार उसको कटेल कर रही थी। और देखो, कोई भी हो, संस्था हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसकी संपत्ति को अगर कोई छीनेगा तो बुरा लगेगा। तो ये केशवानंद भारतीवाद आता है। अच्छा, केशवानंद भारतीवाद की बात करते समय यहां पे फिर अभी हमने 6:5 का रेशियो देखा था, यहां पे 7:6 का रेशियो देखेंगे, जहां पे फिर क्योंकि किसी भी जब मुद्दे पे सुनवाई होती रहती है और वो जब सुपीरियर बेंच की तरफ जाता है तो जजेस की संख्या बढ़ जाती है और वो हमेशा क्या रहती है, और रहती, ताकि जो निर्णय हो वो किसी पक्ष में आ सके। ठीक है, तो 7 और 6 के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन इसके जो शब्द है ना, उस शब्द को एक बार सुनना, आपके रोंगटे 100% जाएंगे उस शब्द को सुनते हो। केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल आज की तिथि है, नोट कर लो कहीं पे कागज में, बहुत जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को लेके आया हूं। क्या कहते हैं उसमें? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान के मूल ढांचे या मौलिक ढांचे या आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दी गई संशोधन की शक्तियों का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके क्षतिग्रस्त, प्रभावहीन, विनष्ट, निरस्त, संशोधित या बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता। मतलब जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है अनुच्छेद 368 के तहत, उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अनुच्छेद 368 के तहत क्षतिग्रस्त, प्रभावहीन, विनष्ट, निरस्त, संशोधित या बदलाव नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, इट कैन नॉट बी डैमेज, इट कैन नॉट बी इमैस्कुलेटेड, डिस्ट्रॉयड, एब्रोगेटेड, मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड, नहीं किया जा सकता। सरकार ने, कोर्ट ने हर संभावना को, हर उस एंगल से, हर कोण दृष्टिकोण से देख के हर उस शब्द को रख दिया कि अब तुम बताओ, अब कितना करोगे? तू डाल मैं पात, बस वही चीजें चल रही थी। क्या शांत, मतलब देखो यार, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर एक ही पक्ष ले जा रहे हैं जुडिशरी का। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचारों की बात कर रहा हूं कि क्या टसल चलती होगी ना, कि बैठ के जब सोचते होंगे कि यार इन शब्दों को इस प्रकार से डाल देंगे, क्या शानदार तरीके से हर चीज, क्षतिग्रस्त, प्रभावहीन, विनष्ट, निरस्त, संशोधित और बदलाव, हर चीज कर दिया कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कौन? सरकार बहादुर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, जजेस को देख लेते हैं इसमें से। ठीक है, तो टोटल जो 13 जजेस थे उसमें जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस SM सीकरी, वो निश्चित तौर पे जो 7 लोग पक्ष में थे उनमें से थे। उसके अलावा जस्टिस GM शेलाट, जस्टिस KS हेगड़े, जस्टिस AN ग्रोवर, जस्टिस PJ रेड्डी, जस्टिस HR खन्ना, जस्टिस AK मुखर्जी, ये लोग पक्ष में थे। और जो लोग माइनॉरिटी में थे, यानी जो अगेंस्ट में थे, वो लोग कौन कौन थे? जस्टिस AN रे का एक विवाद से नाता है। वो क्या विवाद है? कमेंट बॉक्स में हर वो व्यक्ति स्टूडेंट बताएगा, है ना, जो सजीव होके, ठीक है, मूर्त रूप से इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, जरूर कमेंट में बताइएगा। जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी प्लीज जरूर बताएंगे कि AN रे का किस विवाद से नाता है। ठीक है, जस्टिस DG पालेकर, जस्टिस KK मैथ्यू, जस्टिस MH बेग, जस्टिस SN द्विवेदी और जस्टिस YV चंद्र। अभी कुछ दिनों पहले एक और चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से हटे थे। ये उनके पिताजी हैं और बड़ा शानदार कार्यकाल रहा। इनफैक्ट इसके बाद हम एक और बड़े प्रभावी केस की बात करेंगे, मिनर्वा मिल्क केस की। ये उस समय चीफ जस्टिस यही साहब थे। और निश्चित तौर पे देखो, माइनॉरिटी में होना या अगेंस्ट में होना ये नहीं बताता है कि वो गलत सोचते थे, सबके अपने विचार हैं। लेकिन ये सभी लोगों में से जो एक स्पेशल व्यक्ति हैं जस्टिस HR खन्ना, इनकी बात मैं करूंगा अभी। हुआ क्या कि जो लोग पक्ष में थे उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में किन किन चीजों को रखा जाना चाहिए। मतलब एक बेस रूप से कुछ चीजों को बोला गया कि ये बेसिक्स, इस शुरुआती तौर पे कहते हैं ना कि जब हमने कहा कि ये होगा बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये चीजें इसमें होंगी एज एन इंग्रेडिएंट। क्या क्या कहा गया देख लेते हैं। जस्टिस सीकरी ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता बेसिक स्ट्रक्चर है, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
जस्टिस शेलाट और ग्रोवर ने क्या कहा कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये खंडित होती है तो नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है, आप नहीं कर सकते। ठीक है। जस्टिस हेगड़े और मुखर्जिया ने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, हमारे संविधान का प्रस्तावना, उद्देशिका जो है वो क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इफ एट एनी मीन, अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो क्या होगा, आप जो वायलेशन है वो खत्म हो जाएगा, ये नहीं बदल सकता, बिकॉज दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जस्टिस जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा कि संसदीय गणतंत्र, सरकार के तीनों स्वरूप, संसदीय गणतंत्र और सरकार के तीनों स्वरूप क्या क्या, कार्यकारी या कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये तीनों स्वरूप भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। ये तीनों स्वरूप भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, जस्टिस खन्ना, इनकी बात कर रहा हूं, देखो यहां पे देख लो। ठीक है। इसमें एक केस है एडीएम जबलपुर बनाम शिवांगा शुक्ला, इस पे आऊंगा, उसके आने से पहले जस्टिस खन्ना ने बड़ा शानदार, मैं पहले भी जस्टिस खन्ना का जिक्र कर चुका हूं ना, इसीलिए देखो यार, हर क्लास में एक व्यक्ति होता है जो आपको लगेगा कि ये शांत है, पर जब वो बोलता है ना तो लगता है यार कि यही तो की पॉइंट था। हर व्यक्ति ने कह दिया, आपको लगा ये भी अच्छा कर रहा है, ये भी अच्छा कर रहा है, लेकिन लास्ट में कहता है गुरु क्या मस्त मिश्रा आपने फेंका है। जस्टिस खन्ना ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द क्या था, न्यायिक समीक्षा। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू भी, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू भी संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें शामिल किया जाना चाहिए। जो संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसमें जुडिशियल रिव्यू को शामिल किया जाना चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कितनी बड़ी बात थी, कितने स्पेशल तरीके से जस्टिस खन्ना ने उस बात को सामने रख दिया या उस बात को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर दिया जो सबकी जननी थी, सुपर सेट थी, हर उस चीज जिससे संविधान को बचाया जा सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। वापस आते हैं एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला केस का लिखा क्यों है मैंने। जस्टिस खन्ना सिर्फ इसीलिए आप उनको ना याद रखिए, उनको इसलिए भी याद रखिए कि इस वाद में हुआ क्या था कि यद्यपि ये माइनॉरिटी में थे, मतलब वहां पे ये, यहां पे तो मेजॉरिटी में थे, जस्टिस खन्ना मतलब इनका बात सुन ली गई, वहां पे माइनॉरिटी में थे। वहां पे बात ये हो रही थी कि अगर तो भारत में अगर आपातकाल लगता है तो जो हमारे मौलिक, अभी आपातकालों पे भी मैं बात करूंगा, तो जो मौलिक अधिकार 20 और 21 हैं, ठीक है, अनुच्छेद 20-21 में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो निरस्त ना हो। उस समय तो इनकी बात नहीं मानेगी, पर हम सबको पता है कि 20-21 निरस्त नहीं होते हैं। उसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन तक जो पहुंच है, यानी कि अनुच्छेद 32 में जो उन तक पहुंच को, सुप्रीम कोर्ट तक की पहुंच को सुनिश्चित किया गया है, वो निरस्त हो जाता है, 20-21 नहीं रहता है। तो वो बात रखने वाले भी कौन जज थे, जस्टिस खन्ना थे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आगे की बात पे आते हैं। अब यहां पे एक वाद आता है जिसको हम कहते हैं इंदिरा नेहरू गांधी। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975। दरअसल इंदिरा गांधी जी ने जब इलेक्शन लड़ा, चुनाव लड़ने के दौरान इनके जो अगेंस्ट थे राजनारायण जी, इस केस को भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिवली इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कमेंट में भी जरूर बताएं कि क्या बात था क्या नहीं था। मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि इलेक्शन एक्सपेंसेस को लेके, चुनाव खर्चे को लेके राजनारायण जी ने कहा कि जितना सीमा निर्धारित है उससे ज्यादा खर्चा किसने कर दिया है, गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने कर दिया है। ठीक है, ज्यादा खर्चा कर दिया है। अब भाई देखो यार, चुनाव आयोग ने एक निश्चित राशि डिसाइड की है, उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो या कुछ भी गलत तरीके, मेलाफाइड रीजन अगर हैं आपके चुनाव कंटेस्टिंग के पीछे, आपके चुनाव लड़ने के पीछे, तो गलत है भाई। तो ये गए तो ये मामला फिर कहां गया, उच्च न्यायालय में इनके जो नामांकन है इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने क्या कहा, देखा, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात है, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, शानदार इतिहास रहा उसका। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं सही है। ठीक है, हाई कोर्ट ने जून 1975 में चुनाव को शून्य, वॉइड घोषित, गलत कर दिया। अब क्या करेंगे, निश्चित तौर पे गांधी जी थी तो वो कहेंगे उच्चतम न्यायालय जाते हैं। दिक्कत ये हो गई कि अगर आपके घर में कोई जुडिशरी से जुड़ा हो, कोर्ट से जुड़ा हो, तो आपको पता होगा कि जून के आसपास का जो महीना होता है वो गर्मी की छुट्टियां होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो खैर बंद थी। गांधी जी को लगा यार कि हाई कोर्ट निर्णय दे चुकी है, हमारा जो कैंडिडेचर है वो रद्द हो चुका है, क्या किया जाए। अब गांधी जी ठहरी, गांधी जी, ठीक है, बड़ा मतलब उनकी तूती बोलती थी, बड़ी मजबूत आयरन लेडी कही जाती हैं, और बहुत सारे तर्क और कुतर्क दोनों उनके मतलब उनके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं, वो एक राजनीति का विषय है।
हाँ, ये जरूर है कि वहां पे उनके अगेंस्ट निर्णय आया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई तब तक तो एक्टिंग प्रधानमंत्री थी ही, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे क्या किया, आपातकाल की घोषणा की। अब यहां पे 2 मिनट रुक के मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द इस्तेमाल होता था, अब इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप आपातकाल की बात करें, 352, 356, 360 और 365 में भी 356, 360 जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल, वो राज्य आपातकाल की बात करता है, 360 जो है वो फाइनेंशियल यानी वित्तीय आपातकाल की बात करता है, और 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी 2 प्रकार के आपातकाल, ये मतलब डेफिनेशन के प्रोसेस से, आपको समझाने के प्रोसेस से बता रहा हूं, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक में सशस्त्र विद्रोह है, पहले इसको आंतरिक अशांति कहा जाता था, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। तो इन्होंने क्या किया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर दी और 39वां संविधान संशोधन लाया, जिससे 329A, अनुच्छेद 329 कैपिटल ए जोड़ा। तो कहीं भी कैपिटल ए जुड़ेगा ना तो समझ लेना कि उसी अनुच्छेद के अंदर नहीं जोड़ा गया, उसी अनुच्छेद से अलग जोड़ा गया है, लेकिन जुड़ाव उसका 329 से है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो 329A जोड़ा गया कि क्या क्या चीज उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और तुम देखना कि यानी क्या कहते हैं, गांधी जी ने क्या सोचा था कि कितना ज्यादा मारक फैसला लिया इस संविधान संशोधन के द्वारा। मैं आपको दिखा देता हूं 39वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो 1975 का था, अनुच्छेद 329A को जोड़ के पारित किया गया। इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया, से जुड़े विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब इसके पहले एक वो वाला था कि संविधान में कोई भी बदलाव होगा न्यायपालिका बाहर है, अभी क्या कहा गया कि जो चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपि, हाँ तो प्रधानमंत्री की बात, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को भी इसमें जोड़ दिया और कहा गया कि इनके चुनाव से जुड़ा जो विवाद है वो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। और कौन करेगा उस पर बात, यह तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। ठीक, मतलब न्यायपालिका को कहा गया कि बेटा बाय बाय, बाहर जाओ। कौन देखेगा, संसद देखेगा, संसद द्वारा जो लोग बनाए जाएंगे वो देखेंगे। तो देखो ये भी है बात, एक शब्द होता है ना रौला, भौकाल कहते हैं, दिखाया गया इसके द्वारा, इसको दिखाया गया। खैर बाद में 1975 के में ये बात भी आई कि जो 329A है इसको रद्द करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो यार लोकतंत्र या गणतंत्र की अगर बात की जाए तो इसकी आधार क्या है, आधार क्या है, आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अगर हो ही नहीं पा रहा है तो किस आधार पे हम लोकतंत्र की बात करेंगे। और 329A तो सीधे ही उस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के दावे के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहां पे भी अगर हम देखें तो इसकी बात की जा रही है और इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे के अधीन माना जा रहा था। तो इस पे बात हुई, बाद में इसे हटा भी दिया गया था, ठीक है। तो इसी दौरान 42वां संविधान संशोधन आता है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में। इसमें क्या चीज होता है, अब देखो पुनः एक बार टसल चल रही है, ठीक है, शक्ति का संतुलन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और दोनों जगहों से, ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष कमजोर है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी जवाबदेह लोकतंत्र में इस प्रकार की टसल होना खराब नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कोई मैला फाइट, कोई गलत क्या कहते हैं मानसिकता हो। सही चीजें सही हैं, जुडिशरी को भी पता चले कि हमारी संसद कितनी एक्टिव है, कितनी सबल है, और संसद को भी पता चले कि उनके जो क्षेत्राधिकार हैं वो अनपैरेलल्ड नहीं है, उनको कोई कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ इसमें कहा गया बहुत सारे बदलाव थे। जो 42वां संविधान संशोधन था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत सारी अच्छी चीजें थी, कुछ चीजें ऐसी भी थी जिन पे आपत्ति थी उनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, बाद में दूर भी किया गया। अब 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या अंतर थे। अगर आप प्रबुद्ध स्टूडेंट हैं, भविष्य में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो बताएंगे। ठीक है, आपको
भारत के संविधान की कसम है कि बताना है आपको। चलो खैर, मजाक कर रहा था मैं, बता देना भाई, जागरूकता दिखाओ थोड़ी सी, ठीक है। चलो, तो संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है। असीमित मतलब अभी तक तो कहा कि जुडिशरी नहीं दे सकती, हमने कहा कि असीमित है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हम ये 6 कैटेगरी में हैं, हम इनको 56 बना दें, 156 बना दें, 1056 बना दें, या सिर्फ एक रख दें, ये हमारी डिस्क्रिशन है। हमारी शक्ति असीमित। हम ही कौन है? शक्तिमान है। और वो है ना कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, तो कहलाया वो शक्तिमान। तो यहाँ पे किसी न किसी एंटिटी को शक्तिमान होने का अंदाजा हो रहा था। लेकिन फिर वही बात कि लोकतंत्र की बात है यार, लोकतंत्र की, लोकतंत्र के लिए कितने बलिदान दिए, कितनी आजादी हुई। और मैं किसी को फिर से कह रहा हूं, किसी को मेलाफाइड नहीं कह रहा हूं, इट इज, और ये हमेशा चलता रहेगा। अभी भी आपको देखने को मिलेगा, तब भी देखने को मिल रहा था। जहां पे भी शक्ति सामने दिखती है ना, शक्ति के समक्ष एक प्रतिशक्ति भी हमको देखने को मिलती है। वो प्रतिशक्ति यहाँ पे जुडिशरी। खैर, फिर 44वां संविधान संशोधन आया और बहुत सी वो सारी चीजें जो मैंने बताया हटा दी गई। इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने पहले कर रखा है। आप लोग अगर बोलोगे कमेंट में, अगर इसमें एटलीस्ट 25 कमेंट आ जाएंगे तो मैं 42वें और 44वें संविधान संशोधन का कंपैरिजन वीडियो भी ला दूंगा। लेकिन अगर कम से कम 20 से 25 कमेंट आए तो ठीक है। आप बहुत सारे लोग तो देखते नहीं हैं, आप लोग को बहुत सारी हॉट टॉक देखनी रहती है। आपको देखना रहता है कि वो ताली बजाते ही मुर्गा कैसे उड़ गया, इसका यूपीएससी से कोई कनेक्शन न भी हो, लेकिन आपको देखना रहता है। मैं आप पे कोई आरोप नहीं डाल रहा, ऐसा एक सिस्टम बन जाता है कि लोग उधर देखने लगते हैं, रील देखने लगते हैं, गंभीर चीज़ों से हम लोग बचने लगते हैं। खैर, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारी चीज़ें बदल गई। खैर, आगे की बात, 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद, बड़ा इंपॉर्टेंट वाद। इस समय जो चीफ जस्टिस थे वो चंद्रचूड़ जी के जो पिताजी थे वो थे, और बेंगलुरु की मिल्स थी। अगेन जमीन के कॉन्फिस्केशन का इशू था, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ठीक है, कहा गया कि जो संसद है वो डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। देखो, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों की टसल थी ना, शुरुआत में मैंने बताया था कि सरकार कह रही थी कि हम समाजवादी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए मौलिक अधिकारों को हल्का सा बदल रहे हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप बिल्कुल बदल लीजिए, आप एकदम सही हैं सरकार बहादुर जी, ठीक है। लेकिन जब तक कि वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे को, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो आधारभूत संरचना या मूल संरचना या मूलभूत संरचना, या जिसे अंग्रेजी में एक ही शब्द में बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, अगर वो उसको परिवर्तित नहीं कर रहा है तो आप जितना बदलाव चाहे उतना कर लीजिए। आप डीपीएसपी को लागू कर लीजिए, फंडामेंटल राइट को हटा दीजिए, जो करना है, डीपीएसपी को बहुत ऊपर कर दीजिए, कुतुब मीनार के छत पे चढ़ा दीजिए, और बाकी को उसकी क्या कहते हैं तृणमूल में डाल दीजिए, जो करना चाहे आप कर लीजिए। लेकिन आपको एक बात को श्योर रखना होगा कि जो मूल ढांचा है, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ना हटे। इसको देख लीजिएगा साहब, बाकी जो करना है कीजिए, ठीक है। मतलब ये वही है कि जो करना है कर लो, लेकिन, है ना, लेकिन अच्छी बात भी है। और एक और कहा गया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, हाँ, ये इस बात को मैं अलग तरीके से समझाता हूं, क्योंकि यार भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजें हैं। आगे 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4, और फिर आगे तक हम लोग बहुत लंबे समय तक देखते हैं कि बहुत सारे भागों में भारत संविधान को बटा हुआ है। यहाँ पे 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि भाग 3 और भाग 4 बहुत जरूरी हैं भारत के संविधान के लिए। एक जो अधिकारों की बात करते हैं, राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, दूसरे सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, और इनके बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है, और सरकार को यह चीज समझनी बहुत जरूरी है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, वो खुद बेसिक स्ट्रक्चर है। अब सर आप ये देख लीजिएगा, मतलब सरकार से आग्रह कहा कि ये आप देख लीजिएगा कि आप कैसे भी ऊपर नीचे कीजिए, कुल मिला के सामंजस्य ना बिगड़े, संतुलन ना बिगड़े, कोई एक साइड नीचे ना जा चली जाए, इसका ध्यान रखिएगा। बस ये चीज, ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। खैर, इसके बाद ये वमन राव बनाम भारत संघ का जो वाद है, इसका ईयर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबके ईयर मैंने ऑलमोस्ट बताया था, इसका ईयर क्या है वमन राव का बताइएगा। दरअसल इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद क्या हो कि बहुत सारे लोग कोर्ट में गए और लोगों ने कहा कि सर ये केस वो केस, और पुराने संविधान संशोधनों को, मतलब केशवानंद भारती वाद से पहले के भी संविधान संशोधनों को लाके उसमें रखने लगे कि सब इस पे बताइए क्या है, इस पे बताइए क्या है, इस पे बताइए क्या है, बड़ा विवाद होने लगा उस पर। तो वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं यार, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव आधार पे वो लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से
जितने भी संविधान संशोधन हुए उस पे लागू होगा बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, उसके पहले वाले पे लागू नहीं होगा, इसमें क्लियर कर दिया था। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, रंजन गोगोई, जो राज्यसभा सदस्य, उन्होंने एज अ एमपी, अब राज्यसभा सदस्य रहते हुए, एक स्टेटमेंट दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, यानी कि आधारभूत यानी कि मूलभूत संरचना सिद्धांत जो है वो डिबेटेबल है। मतलब उस पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अन्यथा ही और ज्यादा मजबूत सशक्त कर रहे हैं, बेसिकली न्यायपालिका को सशक्त कर रहे हैं। उसने अपने से बेसिक स्ट्रक्चर को बना लिया है, कोई क्लियर डिफाइन नहीं किया, कुछ भी डिफाइन कर दे, कुछ भी कर दे। ऐसे तो हो सकता है कि वो संसद की आत्मा को ही मार दे, संसद का गला दबा दे कि कुछ नहीं कर सकते। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, सांस लेना भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में हो सकता है, ऐसा कर दे। तो उन्होंने एक टर्म रखा कि ये डिबेटेबल है। इस पर बड़ा ही आर्टिकल निकले थे 2023 में, आप पढ़िएगा जरूर। ये प्रश्न मैं आपसे रखता हूं, आप एक होनहार स्टूडेंट हैं, आप भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपको क्या लगता है ये जो आधारभूत संरचना सिद्धांत है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिसकी बात आज मैंने की है, आपको क्या लगता है? क्या ये देश के संविधान के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, या स्टिल जो गोगोई जी ने कहा कि इट इज डिबेटेबल, ये विवाद का विषय है, इस पे डिबेट की जा सकती? आपका क्या मानना है इस पे, मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं बताता चलूं कि मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ाता हूं और मेरे पीछे आप तुलसीदास की फोटो देख सकते हैं। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि 1 मई से हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का नया बैच शुरू हो रहा है। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का नया बैच शुरू हो रहा है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। भक्ति काल से ये जो बैच शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप सगुण निर्गुण भक्ति धारा को देखेंगे। सगुण में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा को देखेंगे। निर्गुण में आप प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय धारा को देखेंगे। प्रेमाश्रय में आप कवि जायसी को देखेंगे, ज्ञानाश्रय में आप कबीर को देखेंगे, उधर सूर को देखेंगे, तुलसी देखेंगे, और भी जिन कवियों को आप बोलेंगे उनको हम लोग देख लेंगे, उन पर डिस्कशन किया जाएगा, बात किया जाएगा। लेकिन जुड़ना है विकास लाइव कोड के लिए, द बेस्ट ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर, आप इसे जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके भी, और कोशिश करूंगा नीचे भी इसका लिंक डाल दूं, आप इसे जुड़ सकते हैं। बहुत से बच्चे मुझसे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो अगर टेलीग्राम में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये स्कैन करके इससे जुड़ जाइए, @official विकास करके। इस पर मैं डिटेल डालता रहता हूँ, ये PDF आपको वहीं पे मिल जाएगी। vikas.singh@studyIQ.com पे आप मेल करके भी मुझसे बात करना चाहें, राब्ता करना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें, आपके क्या विचार हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे, अगर मुझसे बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर जुड़ सकते हैं। डिटेल यहाँ पे है, विकास लाइव कोड मैंने लिख रखा है। आपको स्टडी IQ में किसी भी कोर्स से जुड़ना है, जैसे मैंने शुरुआत में P2I बैच के बारे में बताया था, बड़ा ही शानदार बैच है, अगर उससे भी जुड़ना है तो यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आशा करता हूँ कुछ समझाने में आपको कामयाब रहा हूँ। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी राय है, एकदम निष्पक्ष होकर वैसे ही दीजिए जैसे जुडिशरी अपना निर्णय देती है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।